दरवाजे की घंटी बजी। एक बार, फिर दूसरी बार। प्रिया रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी तो उसने चिढ़कर चाकू रखा और हाथ पोंछते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। शनिवार की दोपहर थी और वो सोच रही थी कि कौन इस वक्त आ गया। कौन है? उसने दरवाजा खोलते हुए झल्ला कर पूछा। दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग, सफेद साड़ी और चेहरे पर थकान की लकीरें, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उम्मीद चमक रही थी। प्रिया बेटा, मां ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया का चेहरा देखते ही बदल गया, मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी भौहें तन गईं। आप अचानक यहां कैसे? प्रिया ने दरवाजे की चौखट पकड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज में स्वागत नहीं बल्कि झुंझलाहट थी। मां की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ी, लेकिन वो बोली, बेटा, वृद्धाश्रम से 2 दिन की छुट्टी मिली थी तो सोचा राजेश को देख लूं, तुम्हें और आर्यन को देख लूं, बहुत दिन हो गए थे। प्रिया ने गहरी सांस ली। उसकी नजर मां के छोटे से बैग पर गई, फिर उनके चेहरे पर। वो कुछ पल खड़ी रही, जैसे सोच रही हो कि क्या कहे। अंदर तो आने दोगी बेटा? मां ने धीरे से पूछा। प्रिया ने अनमने मन से दरवाजा खोला। आइए, उसने रूखे स्वर में कहा और एक तरफ हट गई। मां अंदर आई। घर वैसा ही था जैसा उन्हें याद था, सजा धजा, साफ सुथरा। दीवारों पर फोटो फ्रेम्स, बड़ा सा एलईडी टीवी, मखमली सोफे। लेकिन उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपने बेटे को देखना चाहती थी। प्रिया ने दरवाजा बंद किया और हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई। राजेश को बताया था आने से पहले? उसने तल्खी से पूछा। नहीं बेटा, सोचा सरप्राइज दे दूं, मां ने मासूमियत से जवाब दिया। सरप्राइज? प्रिया ने व्यंग्य में हंसते हुए कहा। हाँ, सरप्राइज तो है ही। मां ने प्रिया के लहजे में छुपी कटुता को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सोफे के पास खड़ी हो गई। बैठ जाइए, प्रिया ने यंत्रवत कहा और वापस रसोई की ओर मोड़ने लगी। राजेश घर पर है क्या? मां ने पूछा। नहीं, ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे। प्रिया ने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया। मां धीरे से सोफे पर बैठ गई। उन्होंने अपना बैग पैरों के पास रखा और इधर उधर नजर दौड़ाई। टेबल पर आर्यन की किताबें बिखरी थी, एक तरफ खिलौने। मां की आंखों में चमक आई। आर्यन कहाँ है? उन्होंने आवाज लगाई। प्रिया रसोई से झांकी। अपने कमरे में है, होमवर्क कर रहा है। मैं उससे मिल लूं? मां ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। अभी मत जाइए, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रिया ने झटके से कहा। मां फिर से चुप हो गई। प्रिया रसोई में सब्जियां काटने लगी, लेकिन उसकी हरकतों में गुस्सा साफ झलक रहा था। चाकू तेजी से चलता, बर्तन जोर से रखे जाते। मां सोफे पर बैठी थी और बस खिड़की से बाहर देख रही थी। उन्होंने सोचा था कि राजेश खुश होगा उन्हें देखकर, शायद प्रिया भी, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ और ही बता रहा था। कुछ देर बाद प्रिया पानी का गिलास लेकर आई और टेबल पर रख दिया। लीजिए, पानी पी लीजिए, उसने बिना आंख मिलाए कहा। शुक्रिया बेटा। मां ने गिलास उठाया और धीरे धीरे पानी पिया। प्रिया वहीं खड़ी रही, हाथ कमर पर। आप 2 दिन रुकेंगी? हाँ बेटा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो। दिक्कत? प्रिया ने तीखे स्वर में कहा। अब हम क्या कहें भला, आप तो आ ही गई हैं। मां ने गिलास वापस टेबल पर रख दिया। उनकी आंखों में एक पल के लिए दर्द उभरा, लेकिन उन्होंने तुरंत संभाल लिया। मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगी बेटा, बस यूं ही बैठी रहूंगी, राजेश से बात कर लूंगी, आर्यन से मिल लूंगी बस, मां ने विनम्रता से कहा। प्रिया ने होंठ भींचे और वापस रसोई की ओर मुड़ गई। उसके कदमों की आवाज भारी थी। मां फिर अकेली रह गई। घर में सन्नाटा था, सिर्फ रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी। उन्होंने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें गुड़ के लड्डू थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। राजेश को बचपन से बहुत पसंद थे। प्रिया बेटा, उन्होंने आवाज लगाई। प्रिया झुंझलाकर बाहर आई। क्या है? ये देखो, मैंने राजेश के लिए लड्डू बनाए हैं, उसे बहुत पसंद थे, मां ने डिब्बा दिखाते हुए कहा। प्रिया ने डिब्बे की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। रख दीजिए वहीं, देख लेंगे, वो रूखे स्वर में बोली और फिर से मुड़ गई। मां ने धीरे से डिब्बा टेबल पर रख दिया। तभी ऊपर से एक आवाज आई। मम्मा, मेरा पेंसिल बॉक्स कहाँ है? ये आर्यन की आवाज थी। मां की आंखें चमक उठी। ड्रॉर में देखो, प्रिया ने चिल्लाकर जवाब दिया। मां सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। वो अपने पोते से मिलना चाहती थी, लेकिन प्रिया की तेज आवाज ने उन्हें रोक दिया। कहाँ जा रही हैं? बस आर्यन से। मैंने कहा ना, अभी मत जाइए, वो पढ़ रहा है।
प्रिया ने सख्ती से कहा। माँ वहीं रुक गई, उनकी उम्मीदें फिर टूट गई। वो चुपचाप वापस सोफे पर बैठ गई। घर में सन्नाटा फिर छा गया। माँ खिड़की से बाहर देखती रही। उन्हें बस राजेश का इंतजार था, उनका बेटा, उनकी दुनिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो स्वागत उन्हें यहाँ मिलने वाला था वो उनकी कल्पना से भी ज्यादा ठंडा होने वाला था। शाम के 6 बजे थे जब दरवाजे की घंटी बजी। माँ सोफे पर बैठी बैठी झपकी ले रही थी। प्रिया ने दरवाजा खोला। आ गए? उसने राजेश से कहा, लेकिन आवाज में एक अजीब सा तनाव था। राजेश अंदर आया, थका हुआ, कंधे पर लैपटॉप बैग, टाई ढीली। उसने जूते उतारे और सीधे हॉल की ओर बढ़ा। आज तो ऑफिस में, उसने बात शुरू की लेकिन अचानक रुक गया। सोफे पर माँ बैठी थी। राजेश का चेहरा देखते ही बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ खुले के खुले रह गए। माँ, उसने हकलाते हुए कहा। माँ की आंखें खुल गईं। उन्होंने राजेश को देखा और चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजेश, बेटा। वो उठने लगी। बैठिए बैठिए। राजेश ने घबराकर हाथ का इशारा किया लेकिन आगे नहीं बढ़ा। वो वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा। पीछे से आकर प्रिया खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। आपकी माँ जी आई हैं, उसने जानबूझकर तीखे अंदाज में कहा। सरप्राइज विजिट। राजेश ने प्रिया की ओर देखा, फिर माँ की ओर। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आप यहाँ कैसे? राजेश ने बैग कंधे से उतारते हुए पूछा। बेटा, वृद्धाश्रम से 2 दिन की छुट्टी मिली, सोचा तुमसे मिल लूं, बहुत दिन हो गए थे, माँ ने प्यार से कहा। राजेश ने गहरी सांस ली। उसने अपना बैग सोफे पर रखा और टाई उतारने लगा। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी। आपने बताया क्यों नहीं पहले? राजेश ने बिना आंख मिलाए पूछा। यही तो मैं भी कह रही थी, बिना बताए कोई भी कभी भी आ जाता है, घर में कोई तैयारी भी नहीं होती। माँ का चेहरा उतर गया। मैंने सोचा सरप्राइज हो जाएगा। सरप्राइज? हाँ, सरप्राइज तो हो गया। मैं पूरे दिन से परेशान हूँ। राजेश चुप था। वो बस खड़ा था, जैसे कोई फैसला नहीं कर पा रहा हो। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं राजेश? प्रिया ने राजेश से कहा। ये आपकी माँ है, आप ही संभालिए। प्रिया, राजेश ने धीरे से कहा। क्या प्रिया, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? प्रिया ने हाथ कमर पर रखते हुए कहा। मैं पूरे दिन काम में लगी हूँ, अचानक कोई आ जाए तो क्या करूँ? माँ ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला। उनकी आंखें नम हो रही थी लेकिन वो आंसू रोक रही थी। बेटा, प्रिया, मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगी, वादा करती हूँ। बस यूं ही बैठी रहूंगी। हाँ, यही तो दिक्कत है, प्रिया ने बीच में टोका। आप बैठी रहेंगी तो मुझे तो काम करना पड़ेगा ना, खाना, चाय, सब कुछ। मैं खुद बना लूंगी, माँ ने हिम्मत करके कहा। प्रिया ने आंखें घुमाई। अरे वाह, अब मेरी रसोई में कोई और काम करेगा, बहुत अच्छा। राजेश अब भी खड़ा था। उसने एक बार माँ की ओर देखा। माँ की आंखों में दर्द था लेकिन चेहरे पर मुस्कान। राजेश, तुम थके हो, जाओ फ्रेश हो जाओ, माँ ने प्यार से कहा। राजेश ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया, बिना कुछ कहे, बिना माँ को गले लगाए। माँ वहीं बैठी रह गई। उनके हाथ कांप रहे थे। प्रिया रसोई की ओर मुड़ी और जाते जाते बोली, वैसे भी वृद्धाश्रम में रहती हैं तो वहीं रहना चाहिए ना, वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, यहाँ क्या रखा है? माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी गोद में रखे हाथों को देखती रही। कुछ देर बाद ऊपर से आर्यन की आवाज आई। मम्मा, मुझे भूख लगी है। बस आ रही हूँ, प्रिया ने जवाब दिया। माँ ने ऊपर की ओर देखा। आर्यन ऊपर है? हाँ, प्रिया ने रसोई से चिल्लाया। अब तो होमवर्क खत्म हो गया होगा, जा सकती है। माँ धीरे से उठी और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। उनके पैर कमजोर थे लेकिन मन में उत्साह था, अपने पोते से मिलने की खुशी। वो ऊपर पहुंची और आर्यन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कौन है? आर्यन ने अंदर से पूछा। बेटा, मैं हूँ, तुम्हारी दादी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। दरवाजा खुला। 8 साल का आर्यन सामने खड़ा था। उसने माँ को देखा और उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। दादी, उसने कहा, लेकिन आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो माँ को उम्मीद थी। कैसे हो बेटा? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक हूँ, आर्यन ने धीरे से कहा और वापस अपनी टेबल की ओर मुड़ गया। माँ वहीं खड़ी रह गई। उन्हें लगा कि शायद आर्यन उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तभी नीचे से प्रिया की आवाज आई। आर्यन, खाना लगा दो, नीचे आ जाओ। आ रहा हूँ, आर्यन ने जवाब दिया और फटाफट बाहर निकल गया। माँ धीरे धीरे नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था। राजेश, प्रिया और आर्यन बैठे थे। माँ वहीं खड़ी रह गई। बैठिए ना, राजेश ने बिना उत्साह के कहा। माँ धीरे से एक कुर्सी पर बैठ गई। उन्हें लग रहा था जैसे वो इस घर में मेहमान नहीं बल्कि अजनबी है। प्रिया ने सबको खाना परोसा लेकिन माँ की प्लेट में बहुत कम। बस इतना ही? माँ ने पूछा। आप तो कहती हैं ना कि कम खाती हैं, प्रिया ने तुरंत जवाब दिया।
खाना खामोशी में खाया गया, कोई बात नहीं हुई। माँ ने कई बार राजेश की ओर देखा, लेकिन राजेश ने आंख नहीं मिलाई। खाना खत्म हुआ, राजेश उठा और अपने कमरे में चला गया। माँ प्लेट उठाने लगी। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, प्रिया ने झटके से कहा। आप जाकर आराम कीजिए। कहाँ बेटा? माँ ने पूछा। प्रिया ने एक पल सोचा। नीचे स्टोर रूम में एक पुराना बिस्तर है, वहीं लगा देती हूँ। माँ का दिल बैठ गया। स्टोर रूम? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है बेटा, जो भी ठीक लगे। रात गहराई गई, घर में सन्नाटा छा गया। माँ स्टोर रूम के छोटे से बिस्तर पर लेटी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। उन्हें समझ आ गया था, यहाँ उनका स्वागत नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के पास थी और बस यही काफी था। रात के 11 बज चुके थे। घर में सब सो चुके थे, लेकिन माँ की आंखों में नींद कहाँ थी। स्टोर रूम में लेटी लेटी वो छत को ताक रही थी। पुराना बिस्तर सख्त था, कमरे में अंधेरा और नमी की बू। एक कोने में पुराने सामान के डिब्बे रखे थे। माँ ने करवट बदली, उन्हें प्यास लगी थी। वो धीरे से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, सिर्फ किचन की तरफ से हल्की रोशनी आ रही थी। माँ रसोई की ओर बढ़ी। उन्होंने पानी पिया और ग्लास धोकर रख दिया। तभी उनकी नज़र काउंटर पर पड़े बर्तनों पर गई। रात के खाने के बर्तन अभी भी वहीं रखे थे, गंदे। प्रिया ने शायद धोना छोड़ दिया था। माँ ने बर्तनों को देखा, फिर अपने हाथों को देखा। चलो धो ही दूं, उन्होंने मन ही मन सोचा। सुबह प्रिया को तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने स्लीव्स ऊपर चढ़ाई और बर्तन धोने लगी। पानी की आवाज़ धीमी थी, ताकि किसी की नींद न खुले। आधे घंटे बाद सारे बर्तन साफ हो चुके थे। माँ ने उन्हें पोंछकर रैक पर सजा दिया। तभी उनकी नज़र फ्रिज पर गई। उन्होंने फ्रिज खोला। अंदर सब्जियां थीं, लेकिन कल के लिए कुछ तैयार नहीं था। सुबह प्रिया को जल्दी रहती होगी, माँ ने सोचा। मैं थोड़ा काम कर देती हूँ। उन्होंने आलू निकाले और छीलने लगी, फिर प्याज। धीरे धीरे वो सब्जी काटने में लग गई। रात की खामोशी में सिर्फ चाकू की आवाज़ गूंज रही थी। माँ के हाथ थक रहे थे, लेकिन मन को सुकून मिल रहा था। कम से कम वो कुछ तो कर पा रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, दादी। माँ चौंक गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था, आंखें नींद से भरी हुई, हाथ में अपना खिलौना। बेटा, तुम सो नहीं रहे हो? माँ ने चाकू रखकर पूछा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे आवाज़ सुनाई दी तो देखने आया, आर्यन ने रगड़ते हुए आंखों से कहा। माँ मुस्कुराई। आओ बेटा। आर्यन धीरे धीरे रसोई में आया। उसने कटी हुई सब्जियां देखीं। आप ये सब क्यों कर रही हैं? उसने मासूमियत से पूछा। बस यूं ही बेटा, सुबह तुम्हारी मम्मा को आसानी हो जाएगी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। आर्यन चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक उसने माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। दादी, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती? माँ का दिल धक से रह गया। उन्होंने नीचे झुककर आर्यन को देखा। बेटा, मैं तो वृद्धाश्रम में रहती हूँ ना, वहाँ बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे आप अच्छी लगती हैं, आर्यन ने भोलेपन से कहा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आर्यन को गले से लगा लिया। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो बेटा, उन्होंने रुंधे गले से कहा। आर्यन ने माँ को कसकर पकड़ लिया। कुछ पलों के लिए दोनों वैसे ही रहे। तभी सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आई। आर्यन, प्रिया की तेज आवाज गूंजी। माँ ने तुरंत आर्यन को छोड़ दिया। प्रिया रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर गुस्सा। ये क्या हो रहा है? रात के 12 बज रहे हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया ने आर्यन से पूछा। मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो। चुप, चलो अभी सोने। प्रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा। लेकिन मम्मा, मैंने कहा ना। प्रिया ने झटके से उसका हाथ खींचा। आर्यन ने पीछे मुड़कर माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उदासी थी। माँ खड़ी रह गई। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। प्रिया आर्यन को लेकर जाने लगी, लेकिन रुककर वापस मुड़ी। और आप? उसने माँ की ओर इशारा करते हुए कहा। रात को यहाँ क्या कर रही हैं? किसने कहा आपको सब्जी काटने को? बेटा, मैं तो बस क्या? प्रिया ने बीच में टोका। मुझे दिखाना चाहती हैं कि मैं काम नहीं करती, कि मैं आलसी हूं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि मेरी रसोई में घुसकर जो मन आए करती रहूं।
प्रिया ने तल्खी से कहा, कल से ऐसा मत कीजिएगा, मुझे पसंद नहीं कोई मेरी चीजें छुए। माँ ने सिर झुका लिया। माफ करना बेटा। प्रिया कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन ऊपर से राजेश की आवाज आई, प्रिया क्या हो रहा है नीचे? कुछ नहीं, बस आ रही हूं, प्रिया ने जवाब दिया। उसने आर्यन का हाथ खींचा और ऊपर चली गई। रसोई में फिर से सन्नाटा छा गया। माँ वहीं खड़ी रह गई। उनके हाथ कांप रहे थे, आंसू गालों पर बह रहे थे। उन्होंने धीरे से बची हुई सब्जियां समेटी और फ्रिज में रख दी, फिर चुपचाप स्टोर रूम की ओर चल दी। अंधेरे कमरे में लेटकर माँ ने छत को देखा, आंसू बंद नहीं हो रहे थे। भगवान, मैंने क्या गलती की? उन्होंने मन ही मन कहा। मैं तो बस अपने बच्चों के करीब रहना चाहती हूँ, ये इतना बड़ा गुनाह क्या है? लेकिन भगवान के पास भी शायद कोई जवाब नहीं था। माँ करवट लेकर लेट गई। उनकी बूढ़ी आंखें थक चुकी थी, लेकिन दिल में दर्द अभी भी ताज़ा था। कुछ देर बाद जब नींद आने लगी तो उन्हें आर्यन का चेहरा याद आया, वो मासूम चेहरा जिसने कहा था, दादी मुझे आप अच्छी लगती हैं। माँ के होंठों पर हल्की से मुस्कान आई। कम से कम एक इंसान तो था इस घर में जो उन्हें चाहता था। बस यही सोचकर माँ सो गई। सुबह की पहली किरण स्टोर रूम की छोटी खिड़की से अंदर आई। माँ पहले ही जाग चुकी थी, रात ठीक से सोई नहीं थी। उन्होंने बिस्तर समेटा और धीरे से बाहर निकली। घर में अभी भी सन्नाटा था, सुबह के 6 ही बजे थे। माँ हॉल में आई। सोफे पर बैठकर उन्होंने इधर उधर देखा। दीवार पर लगी तस्वीरें, राजेश, प्रिया और आर्यन की खुशनुमा तस्वीरें। सब हंस रहे थे, लेकिन उन तस्वीरों में माँ कहीं नहीं थी। माँ की नज़र एक पुरानी अलमारी पर गई, कोने में रखी हुई। उन्हें याद आया कि इसी अलमारी में राजेश ने अपने बचपन की चीज़ें रखी थीं। वो धीरे से उठी और अलमारी के पास गईं। उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ पुरानी किताबें, फाइलें और एक छोटा सा डिब्बा रखा था। माँ ने डिब्बा निकाला और सोफे पर बैठकर खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें थीं, बहुत पुरानी। पहली तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा था, राजेश, उसके हाथ में खिलौना। माँ उसे गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। तस्वीर काफ़ी पुरानी थी, रंग उड़ चुके थे। माँ ने तस्वीर को छुआ, उनकी आंखें भर आईं। कितना छोटा था, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। दूसरी तस्वीर में राजेश स्कूल की ड्रेस में था, पहली कक्षा। माँ उसके बगल में खड़ी थी, हाथ उसके कंधे पर। तीसरी तस्वीर में राजेश साइकिल पर बैठा था, माँ पीछे खड़ी थी, साइकिल पकड़े हुए। एक एक करके माँ सारी तस्वीरें देखने लगी। हर तस्वीर एक कहानी कह रही थी, एक माँ की जिसने अकेले अपने बेटे को पाला था। सब याद है मुझे, माँ ने तस्वीर को सीने से लगाते हुए कहा। हर पल याद है। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ आई। राजेश नीचे आ रहा था, ट्रैक सूट में, सुबह की सैर के लिए। उसने हॉल में आते ही माँ को देखा, सोफे पर बैठी, हाथ में तस्वीरें। माँ, आप उठ गईं? राजेश ने रुककर पूछा। हाँ बेटा, नींद खुल गई थी, माँ ने तस्वीर छुपाते हुए कहा। लेकिन राजेश ने देख लिया था। वो क्या है आपके हाथ में? उसने पूछा। माँ ने तस्वीर उठाई। बस पुरानी यादें बेटा, देख रही थी। राजेश धीरे धीरे पास आया। उसने तस्वीर देखी, अपना बचपन का चेहरा। ये कहाँ से निकाली? उसने असहज होते हुए पूछा। उस अलमारी से बेटा, तुमने ही तो रखी थी कभी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। राजेश कुछ नहीं बोला, वो वहीं खड़ा रहा। माँ ने एक और तस्वीर उठाई। देखो, ये तुम्हारा पहला दिन स्कूल का। कितना रोए थे तुम, मुझसे चिपके रहते थे। मैंने पूरे दिन स्कूल के बाहर खड़े होकर इंतजार किया था। राजेश ने तस्वीर को देखा। उसके चेहरे पर कुछ भाव आए, लेकिन तुरंत गायब हो गए। हाँ, याद है, उसने धीरे से कहा। और ये देखो, माँ ने एक और तस्वीर दिखाई। ये तुम्हारे पिता के जाने के बाद की है। ये तुम 5 साल के थे। मैं सिलाई का काम करती थी, रात रात भर जागकर, ताकि तुम्हें कोई कमी ना हो। राजेश की सांस भारी हो गई। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे सब याद है बेटा, माँ ने कहना जारी रखा। कैसे तुम बीमार पड़ते थे और मैं रात भर जागती थी। कैसे तुम्हारी फीस के लिए मैंने अपने गहने बेच दिए थे। कैसे तुम्हारी हर खुशी के लिए मैंने अपनी खुशियाँ छोड़ दी। माँ प्लीज़, राजेश ने असहज होते हुए कहा। क्यों बेटा, सच सुनना अच्छा नहीं लगता? माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। राजेश चुप रहा, उसकी आंखें नीचे थीं। माँ ने फिर एक तस्वीर उठाई। ये देखो, तुम्हारी ग्रेजुएशन की तस्वीर। उस दिन मैं कितनी खुश थी।
सोचा था कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब वो मेरा सहारा बनेगा। राजेश का चेहरा सख्त हो गया। माँ, मैं जा रहा हूँ सैर पर। रुको बेटा, माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बात पूछूं? राजेश रुक गया। क्या तुम्हें याद है कि मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा? माँ ने पूछा। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कभी नहीं ना? माँ ने खुद ही जवाब दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहती थी, तुम्हारे पास रहना चाहती थी। माँ, आप वृद्धाश्रम में खुश हैं? राजेश ने आंखें फेरते हुए कहा। खुश? बेटा, वृद्धाश्रम में कोई खुश नहीं होता। वहाँ लोग मजबूरी में रहते हैं क्योंकि उनके अपने उन्हें नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है, राजेश ने बचाव में कहा। तो फिर कैसी बात है? माँ ने सीधा सवाल किया। बता बेटा, मैं क्यों वहाँ हूँ? राजेश के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस वहीं खड़ा था, असहज, बेचैन। तभी ऊपर से प्रिया की आवाज़ आई। राजेश, तुम अभी तक गए नहीं? राजेश को जैसे बचने का रास्ता मिल गया। बस जा रहा हूँ, उसने जवाब दिया और तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ गया। माँ ने उसे जाते देखा। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन रुक गईं। राजेश दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। माँ फिर अकेली रह गईं, हाथ में तस्वीरें, दिल में दर्द। उन्होंने तस्वीरों को वापस डिब्बे में रखा और डिब्बा अलमारी में रख दिया। शायद कुछ यादें भूल जाना ही अच्छा होता है, माँ ने खुद से कहा। लेकिन माँ जानती थी, यादें भूली नहीं जाती, वो बस दिल में दफन हो जाती हैं और वहीं चुपचाप रोती रहती हैं। राजेश सैर से वापस आया तो घर में चहल पहल थी। प्रिया रसोई में नाश्ता बना रही थी, आर्यन टीवी के सामने बैठा कार्टून देख रहा था और माँ सोफे पर चुपचाप बैठी थी। राजेश बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में चला गया। माँ ने उसे जाते देखा। उनके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद प्रिया हॉल में आई, हाथ में चाय की ट्रे। उसने टेबल पर रखी और राजेश को आवाज़ लगाई। राजेश, नाश्ता तैयार है। राजेश फ्रेश होकर बाहर आया। उसने देखा कि टेबल पर 3 प्लेटें रखी थी, अपनी, प्रिया की और आर्यन की। माँ के लिए कुछ नहीं था। माँ भी ये देख रही थी, लेकिन चुप रही। आर्यन, आओ बेटा, प्रिया ने बुलाया। तीनों टेबल पर बैठ गए। माँ सोफे पर बैठी रहीं। माँ, आप नहीं खाएंगी? राजेश ने धीरे से पूछा, लेकिन आंख नहीं मिलाई। मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम खाओ, माँ ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। देखे, खुद ही कह रही हैं, भूख नहीं है तो क्या करें हम? राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस नाश्ता खाने लगा। माँ बैठी बैठी उन्हें देखती रहीं, अपने बेटे को, अपने पोते को, लेकिन वो खुद उस टेबल का हिस्सा नहीं थी। नाश्ते के बाद राजेश अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। घर से काम करना था आज। प्रिया रसोई में बर्तन धोने लगी। माँ उठी और रसोई की ओर बढ़ी। बेटा, मैं मदद कर दूं? उन्होंने प्रिया से पूछा। प्रिया ने उन्हें घूर कर देखा। नहीं चाहिए, कल रात कहा था ना कि मेरी चीज़ें मत छूइए। बेटा, मैं तो बस। प्लीज़, प्रिया ने सख्ती से कहा। आप जाकर बैठिए, मुझे अकेले काम करने की आदत है। माँ वहीं खड़ी रह गई, फिर धीरे से पीछे हट गई। वो वापस हॉल में आई और खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर देखने लगी। सड़क पर लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन माँ को लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में है। दोपहर हो गई। प्रिया खाना बनाने लगी। माँ ने हिम्मत करके एक बार फिर पूछा, बेटा, कुछ मदद? कितनी बार कहूं, मुझे मदद नहीं चाहिए, प्रिया ने झुंझलाकर कहा। माँ फिर चुप हो गई। खाने का वक्त हुआ। फिर से 3 प्लेटें, फिर से वही सीन। माँ सोफे पर बैठी रहीं। माँ, आइए खाना खा लीजिए, राजेश ने कहा, लेकिन आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस औपचारिकता थी। बस बेटा, थोड़ी देर में खा लूंगी, माँ ने कहा। प्रिया ने व्यंग में मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी वृद्धाश्रम में तो आपको वक्त पर खाना मिलता ही होगा ना, वहां तो सब व्यवस्थित होता है। माँ ने प्रिया की ओर देखा। उनके चेहरे पर सवाल था। हाँ बेटा, वहां सब ठीक है, माँ ने धीरे से कहा। तो फिर यहाँ क्यों आई? वहां तो सब सुविधा है, दोस्त हैं, खाना वक्त पर मिलता है। यहाँ तो हम लोग व्यस्त रहते हैं, आपका ध्यान कौन रखेगा? राजेश अपनी प्लेट में देखता रहा, कुछ नहीं बोला। माँ का गला भार आया। मैं तो बस तुम लोगों को देखना चाहती थी बेटा। देख लिया ना, अब तो वृद्धाश्रम ही आपका घर है, वहीं रहिए आराम से। प्रिया, राजेश ने धीरे से कहा, लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। क्या प्रिया,
मैं कुछ गलत कह रही हूँ? वो खुद ही तो गई थी वृद्धाश्रम, अब अचानक यहाँ आकर। मैं खुद नहीं गई थी, माँ ने धीरे से कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। तुम लोगों ने ही तो कहा था कि वहां अच्छा रहेगा। सन्नाटा छा गया। राजेश ने खाना खाना बंद कर दिया। उसका सिर नीचे था। प्रिया ने आंखें घुमाई। देखिए, अब नाटक शुरू हो गया। हमने कहा, हमने भेजा। नहीं बेटा, मैं नाटक नहीं कर रही, माँ ने रूंधे गले से कहा। मैं तो बस सच कह रही हूँ। सच ये है कि आपके लिए वृद्धाश्रम ही सबसे अच्छी जगह है। वहां आपकी उम्र के लोग हैं, वहां आपको समय पर सब मिलता है। यहाँ क्या रखा है? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जल्दी से पहुंचे, लेकिन रुक नहीं रहे थे। राजेश, माँ ने बेटे की ओर देखा। बेटा, क्या तुम भी यही सोचते हो? पूरा हॉल खामोश था। आर्यन ने खाना बंद कर दिया और डरे हुए माँ को देख रहा था। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया। माँ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? माँ की आवाज अब ऊंची हो गई थी। बता बेटा, मैं तेरी माँ हूं, जिसने तुझे जन्म दिया, पाला, बड़ा किया, और आज तू मुझसे आंख तक नहीं मिला पा रहा है। राजेश उठ खड़ा हुआ। माँ, प्लीज, मुझे काम है। और वो अपने कमरे की ओर चला गया। माँ वहीं खड़ी रह गई, टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। प्रिया ने प्लेटें उठाई और रसोई की ओर चली गई। आर्यन भी चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। माँ अकेली रह गई, हॉल के बीचों बीच, आंसू पे चेहरे पर, दिल टूटा हुआ। उन्होंने धीरे से सोफे पर बैठकर चेहरा हाथों में छुपा लिया और रोने लगी, बिना आवाज के, बस कांपते कंधों के साथ। उन्हें समझ आ गया था, इस घर में अब उनकी कोई जगह नहीं थी। वृद्धाश्रम ही उनका घर था, और ये बात उनके दिल को चीर गई थी। शाम ढल रही थी। घर में अजीब सा सन्नाटा था। राजेश अपने कमरे में बंद था, प्रिया रसोई में व्यस्त थी, और माँ बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल हो रहा था। माँ की आंखें खाली थीं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। कल चली जाऊंगी, उन्होंने मन ही मन सोचा, और फिर कभी नहीं आऊंगी, वादा। तभी पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, दादी। माँ ने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन खड़ा था, हाथ में अपनी ड्राइंग बुक। माँ ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, उन्होंने नर्म आवाज में कहा। आर्यन धीरे धीरे पास आया। आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? बस यूं ही बेटा, बाहर देख रही थी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। आर्यन ने अपनी ड्राइंग बुक खोली। देखिए, मैंने ये बनाया है। माँ ने झुककर देखा। एक घर की तस्वीर थी, और उस घर के बाहर 3 लोग खड़े थे, एक बड़ा, एक छोटा और एक बहुत छोटा। ये कौन है बेटा? माँ ने पूछा। ये पापा हैं, ये मम्मा है, और ये मैं हूँ, आर्यन ने उंगली से बताते हुए कहा। माँ ने चित्र को ध्यान से देखा। उसमें 4 लोग होने चाहिए थे, लेकिन थे सिर्फ 3। और दादी कहाँ है? माँ ने धीरे से पूछा। आर्यन चुप हो गया। उसने नीचे देखा। बेटा, माँ ने फिर पूछा। मम्मा ने कहा था कि दादी हमारे साथ नहीं रहती, इसलिए मैंने नहीं बनाया, आर्यन ने मासूमियत से कहा। माँ का दिल फिर से टूट गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। सही कहा मम्मा ने, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी तो वृद्धाश्रम में रहती है ना? आर्यन ने माँ की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सवाल थे। दादी, उसने धीरे से कहा, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती? माँ रुक गईं। उन्होंने आर्यन को देखा। वो मासूम चेहरा, वो निर्दोष सवाल। बेटा, मुझे वहीं अच्छा लगता है, माँ ने कहा, लेकिन आवाज कांप गई। लेकिन क्यों? आर्यन ने फिर पूछा। यहाँ क्या बुरा है? माँ ने गहरी सांस ली। वो क्या जवाब देती, कैसे बताती कि इस घर में उनकी कोई जगह नहीं है? बेटा, वृद्धाश्रम में बहुत अच्छा है, माँ ने समझाने की कोशिश की। वहाँ बहुत सारे दादा दादी रहते हैं, सब मिलकर बातें करते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ भी तो आप रह सकती हैं ना? आर्यन की आवाज में मासूमियत थी। मैं आपके साथ खेलूंगा, आपसे बातें करूंगा। माँ की आंखें फिर से भर आईं। उन्होंने जल्दी से पलकें झपकाईं। बेटा, तुम्हारे मम्मा पापा व्यस्त रहते हैं ना, उन्हें मेरी देखभाल का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं कर लूंगा, आर्यन ने तुरंत कहा। मैं आपका ख्याल रखूंगा दादी। माँ का गला भर आया। उन्होंने आर्यन को गले से लगा लिया।
तुम बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत अच्छे। आर्यन ने माँ को कसकर पकड़ लिया। दोनों कुछ देर वैसे ही रहे बालकनी में, शाम की रोशनी में। फिर आर्यन ने पीछे हटकर माँ की ओर देखा। दादी, आप रो रही हैं? उसने पूछा। नहीं बेटा, माँ ने जल्दी से आंसू पोंछे। बस आंख में कुछ चला गया था। आर्यन ने अपनी नन्ही उंगली से माँ की आंखें पोंछी। अब ठीक है? उसने पूछा। माँ मुस्कुराई। हाँ बेटा, अब ठीक है। आर्यन ने अपनी ड्राइंग बुक फिर से खोली। उसने एक नया पेज निकाला। दादी, मैं एक और तस्वीर बनाऊंगा, उसने कहा। इसमें आप भी होंगी, हम सब साथ में होंगे। माँ ने उसे देखा, उस मासूम चेहरे को जो अभी तक दुनियादारी से अनजान था। बहुत अच्छी तस्वीर बनेगी बेटा, माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। आर्यन ड्राइंग बनाने लगा। माँ बगल में बैठकर देखती रही। ये देखिए, आर्यन ने कुछ देर बाद कहा, ये आप हैं मेरे बगल में। माँ ने देखा, तस्वीर में 4 फिगर्स थे, एक बड़ा, 2 मीडियम और एक छोटा। सब मुस्कुरा रहे थे। बहुत सुंदर बनाया बेटा, माँ ने कहा। ये मैं आपको दूंगा। आर्यन ने तस्वीर फाड़ी और माँ को दी। जब आप वृद्धाश्रम जाएं तो इसे रखिएगा, और जब भी आपको हमारी याद आए तो इसे देख लेना। माँ ने तस्वीर ली। उनके हाथ कांप रहे थे। शुक्रिया बेटा, उन्होंने रुंधे गले से कहा। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। आर्यन खुश हो गया। सच? सच, माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी अंदर से प्रिया की आवाज आई। आर्यन, डिनर तैयार है, आओ। आर्यन उठ खड़ा हुआ। दादी, आप भी चलिए, माँ ने सिर हिलाया। तुम जाओ बेटा, बस आती हूँ। आर्यन अंदर चला गया। माँ बालकनी में बैठी रही, हाथ में वो तस्वीर जिसमें वो अपने परिवार के साथ थी। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगाया। काश ये सच होता बेटा, काश। लेकिन वो जानती थी, ये सिर्फ एक तस्वीर थी, कागज पर खींची गई लकीरें। हकीकत कुछ और थी। हकीकत में उनकी कोई जगह नहीं थी इस घर में। माँ ने तस्वीर को अपनी साड़ी में छुपा लिया और उठ खड़ी हुई। कल चली जाऊंगी, उन्होंने फिर से खुद से कहा, और इस बार सच में कभी वापस नहीं आऊंगी। रात गहरा गई। माँ स्टोर रूम में लेटी थीं, हाथ में आर्यन की बनाई तस्वीर। अंधेरे में उन्होंने उस तस्वीर को देखा और धीरे धीरे आंखें बंद हो गईं। सपनों में वो उसी तस्वीर में थीं, अपने परिवार के साथ, मुस्कुराती हुई, खुश। लेकिन ये सिर्फ सपना था और सुबह होते ही टूट जाने वाला था। अगली सुबह माँ बहुत जल्दी उठ गई। रात भर सोई नहीं थी, बस यही सोचती रही थी कि कैसे चुपचाप चली जाए। घड़ी में सुबह के 5 बजे थे। घर में सब सो रहे थे। माँ धीरे से उठी और अपना छोटा सा बैग निकाला। उन्होंने अपनी 2 साड़ियाँ तह करके रखीं, एक कंभी, एक छोटा सा डिब्बा जिसमें भगवान की तस्वीर थी और आर्यन की बनाई वो ड्राइंग। बैग बहुत हल्का था, जैसे उनकी जिंदगी जिसमें अब कुछ बचा नहीं था। माँ ने बैग बंद किया और एक गहरी सांस ली। बस, अब चली जाऊंगी, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आया। वो अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी गठरी की ओर गईं। उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने नोट थे, बहुत ज्यादा नहीं, बस 30,000 रुपए। ये वो पैसे थे जो उन्होंने पिछले 2 सालों में बचाए थे, वृद्धाश्रम में कभी कभी कुछ छोटे मोटे काम करके, किसी के कपड़े सिलकर, किसी की स्वेटर बुनकर। माँ ने पैसों को हाथ में लिया, उन्हें गिना, फिर एक लिफाफे में रखा। राजेश को दे दूं, उन्होंने सोचा। उसका होम लोन चल रहा है, इससे कुछ मदद हो जाएगी। माँ धीरे से स्टोर रूम से बाहर निकली। पूरा घर सोया हुआ था। उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी, हर कदम सावधानी से, कोई आवाज ना हो। राजेश का कमरा पहली मंजिल पर था। दरवाजा बंद था। माँ ने धीरे से हैंडल घुमाया। शुक्र था, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था। राजेश और प्रिया सो रहे थे। माँ ने धीरे से कदम बढ़ाए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने राजेश की टेबल देखी। वहां कुछ फाइलें और किताबें रखी थी। माँ ने लिफाफा उन किताबों की नीचे रख दिया, ऐसे कि राजेश को आसानी से मिल जाए। लेकिन माँ वहीं रुक गई। उन्होंने सोते हुए राजेश को देखा, उनका बेटा, जिसे उन्होंने गोद में खिलाया था, बड़ा किया था। माँ का मन हुआ कि एक बार उसके सिर पर हाथ फेर दे, लेकिन वो रुक गई। डर थी कि कहीं राजेश जाग न जाए। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने आंसू रोके। वो वापस मुड़ी और धीरे से कमरे से बाहर आ गईं।
दरवाज़ा बंद करते वक्त उन्होंने एक आखिरी बार अंदर देखा, अपने बेटे को, शायद आखिरी बार। माँ नीचे आई। अब उन्हें एक और काम करना था। वो रसोई में गईं और एक कागज़ निकाला, पेंसिल उठाई और लिखने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे राजेश, जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा तो मैं जा चुकी होंगी। मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने तुझे कोई तकलीफ़ दी। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे घर में कोई परेशानी हो। मैं बस तुझे देखना चाहती थी बेटा, बस एक बार। लिफाफे में 30,000 रुपए हैं। ये मेरी सारी बचत है, तेरे लोन में काम आ जाएंगे। प्लीज़ मना मत करना। एक माँ अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती है। आर्यन का ख्याल रखना, वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसे मेरा आशीर्वाद देना। और हाँ, अब मैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, वादा। तुम्हारी माँ। माँ ने चिट्ठी मोड़ी और लिफाफे में रख दी, फिर उस लिफाफे को वापस राजेश के कमरे में छुपाई। अब बस जाना था, जल्दी, किसी को पता चलने से पहले। माँ ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। उन्होंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। बाहर अभी अंधेरा था, सड़कें सूनी थी। माँ बाहर निकली। उन्होंने एक आखिरी बार घर की ओर देखा, उस घर को जो कभी उनका था लेकिन अब नहीं। अलविदा, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, दादी। माँ चौंक गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, आर्यन सीढ़ियों पर खड़ा था, सोने की ड्रेस में, आंखें नींद से भरी। बेटा, तुम उठ गए? माँ ने घबराकर पूछा। आप कहाँ जा रही हैं? आर्यन ने रोने वाली आवाज़ में पूछा। माँ वापस अंदर आई। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और आर्यन के पास गईं। बेटा, मुझे वृद्धाश्रम जाना है। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अभी? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। इतनी जल्दी क्यों? माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा, मुझे जाना होगा, वहाँ मेरा इंतज़ार हो रहा होगा। लेकिन दादी, आर्यन ने माँ को कसकर पकड़ लिया। अब कल जाना, आज मत जाइए। माँ का दिल टूट रहा था, लेकिन उन्हें जाना था। बेटा सुनो, उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम बड़े होकर बहुत अच्छे इंसान बनना, अपने मम्मा पापा की इज्जत करना, और हाँ, कभी कभी अपनी दादी को याद कर लेना। दादी, आप फिर आएंगी ना? आर्यन ने रोते हुए पूछा। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, ज़रूर आऊँगी। लेकिन दोनों जानते थे ये झूठ था। माँ ने आर्यन को एक आखिरी बार गले लगाया, फिर धीरे से उसे छोड़ा। अब जाओ ऊपर, सो जाओ बेटा, नहीं तो मम्मा डांटेंगी, माँ ने कहा। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। बीच में रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा। दादी, आई लव यू, उसने धीरे से कहा। माँ का गला भराया। आई लव यू टू बेटा, बहुत ज़्यादा। आर्यन ऊपर चला गया। माँ ने एक गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोल दिया। इस पर पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं तो रुक जाती। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। माँ ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और चल पड़ी। सड़क सुनसान थी। दूर से एक ऑटो आता दिखा। माँ ने हाथ उठाया। ऑटो रुका। कहाँ जाना है माई? ड्राइवर ने पूछा। बस स्टैंड, माँ ने धीरे से कहा। माँ ऑटो में बैठ गई। ऑटो चलने लगा। माँ ने आखिरी बार उस घर की ओर देखा, उस घर को जहाँ उनका बेटा रहता था, जहाँ उनका पोता रहता था, लेकिन जहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं थी। ऑटो मोड़ मुड़ा और घर नज़रों से ओझल हो गया। माँ ने आंखें बंद कर लीं। शायद यही बेहतर है, उन्होंने सोचा। लेकिन दिल जानता था कुछ भी बेहतर नहीं था, कुछ भी नहीं। सुबह के 7 बज रहे थे। राजेश नीचे आया। उसे ऑफिस जाना था। वो सीधे रसोई की ओर बढ़ा, लेकिन रुक गया। घर में कुछ अलग था, एक अजीब सी खामोशी। माँ, उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया। राजेश ने स्टोर रूम की ओर देखा। दरवाज़ा खुला था, अंदर कोई नहीं था। बिस्तर समेटा हुआ था। माँ कहाँ गई? उसने खुद से पूछा। तभी ऊपर से प्रिया की आवाज़ आई। राजेश, आर्यन रो रहा है, देखो तो। राजेश सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। आर्यन अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा रो रहा था। क्या हुआ बेटा? राजेश ने पास जाकर पूछा। दादी चली गई, आर्यन ने रोते हुए कहा। क्या? राजेश चौंक गया। चली गई मतलब? सुबह सुबह उन्होंने बैग उठाया और चली गई, आर्यन ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। राजेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। प्रिया भी दरवाजे पर आ गई। अच्छा किया, प्रिया ने बेपरवाही से कहा। कम से कम हमें बोलना नहीं पड़ा। राजेश ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ था, पछतावा, गुस्सा, वो खुद नहीं जानता था। आर्यन चुप हो जाओ, प्रिया ने सख्ती से कहा। दादी अपने घर गई हैं, रोने की क्या बात है? लेकिन मम्मा, आर्यन ने रोना बंद नहीं किया। राजेश नीचे आया।
उसका मन अजीब था, कुछ गलत लग रहा था। माँ बिना बताए चली गई। वो अपने कमरे में गया, टेबल पर फाइलें उठाने लगा, तभी एक लिफाफा हाथ में आया। राजेश ने लिफाफा खोला, अंदर पैसे थे और एक चिट्ठी। उसने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। पहली लाइन पढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। राजेश के हाथ कांपने लगे, पैर डगमगाने लगे। वो बिस्तर पर बैठ गया। ये मैंने क्या किया? उसने फुसफुसा कर कहा। चिट्ठी उसके हाथ से नीचे गिर गई, लेकिन लिफाफा अभी भी हाथ में था। उसमें पैसे थे, 30,000 रुपए, माँ की पूरी जिंदगी की बचत। राजेश की आंखें भर आईं। तभी नीचे से आर्यन की तेज चीख सुनाई दी। नहीं मम्मा, अब गलत है। राजेश तुरंत उठा और नीचे भागा। हॉल में आर्यन और प्रिया आमने सामने खड़े थे। आर्यन रो रहा था, प्रिया गुस्से में थी। आर्यन, मैंने कहा ना चुप हो जाओ, प्रिया चिल्लाई। नहीं, उसने और जोर से चिल्लाया। आपने बुरा किया, आपने दादी को भगा दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्रिया ने गुस्से में कहा। मैंने सुना था, आर्यन रोते रोते चिल्लाया। कल रात जब आप पापा से बात कर रही थी, आपने कहा था कि इन्हें जल्दी भगा दो वरना यहीं रह जाएंगी। सन्नाटा छा गया। राजेश जड़वत खड़ा रह गया। उसने प्रिया की ओर देखा। प्रिया, ये क्या कह रहा है आर्यन? प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। मैंने सुना था, आर्यन फिर चिल्लाया। आपने पापा से कहा था कि दादी को जल्दी वापस भेज दो, कि वो बोझ है, कि वो हमारे बीच में आ जाएंगी। राजेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने आर्यन की ओर देखा, फिर प्रिया की ओर। प्रिया, तुमने ऐसा कहा? राजेश ने पूछा। राजेश सुनो, प्रिया ने बचाव में कहना शुरू किया। हाँ या ना? राजेश की आवाज़ अब तेज हो गई। प्रिया चुप रही, उसका चेहरा नीचे था। राजेश को सब समझ आ गया, सब कुछ। माँ की हर चुप्पी, हर आंसू, हर सहा हुआ अपमान। तुमने मेरे माँ के साथ ये किया? राजेश का गला भर आया। वो बूढ़ी है राजेश, प्रिया ने सफाई देने की कोशिश की। उनकी देखभाल करना मुश्किल है, वृद्धाश्रम में उनके लिए बेहतर है। बेहतर? राजेश चीख पड़ा। बेहतर? तुम्हें क्या पता क्या बेहतर है? वो मेरी माँ है, जिसने मुझे पाला, बड़ा किया। आर्यन अब और जोर से रो रहा था। और मैंने कुछ नहीं कहा, राजेश अपने आप से बोल रहा था। मैं चुप रहा। मैंने अपनी माँ को दर्द सहते देखा और कुछ नहीं कहा। उसके हाथ में अभी भी वो लिफाफा था। उसने लिफाफा प्रिया को दिखाया। देखो इसे, राजेश ने कहा। 30,000 रुपए, माँ की पूरी जिंदगी की बचत। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब मुझे दे गए, मेरे लोन के लिए। और हमने उन्हें क्या दिया? प्रिया चुप खड़ी रही। जवाब दो, राजेश चिल्लाया। हमने उन्हें क्या दिया? राजेश प्लीज शांत हो जाओ, प्रिया ने कहा। पड़ोसी सुन लेंगे। तो सुन लेने दो, राजेश ने दीवार पर मुक्का मारा। सब सुन ले कि मैं कितना बड़ा नालायक बेटा हूं। आर्यन दौड़कर राजेश से लिपट गया। पापा, दादी को वापस ले आओ प्लीज। राजेश ने आर्यन को गले लगा लिया। उसकी अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ बेटा, मैं दादी को वापस लाऊंगा, अभी इसी वक्त। उसने आर्यन को छोड़ा और अपनी कार की चाबी उठाई। राजेश रुको, प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। अभी मत जाओ, पहले सोचो। राजेश ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। सोचने का वक्त गया, अब बस करने का वक्त है। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं अपनी माँ को वापस लाऊंगा, राजेश ने दरवाजा खोलते हुए कहा। और अगर उन्होंने मुझे माफ कर दिया तो मैं खुद को बहुत किस्मत वाला समझूंगा। राजेश बाहर निकल गया, कार स्टार्ट की और तेजी से निकल पड़ा। प्रिया हॉल में खड़ी रह गई। आर्यन अभी भी रो रहा था। घर में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा अलग था। इस बार ये सन्नाटा सच्चाई का था। उस सच्चाई का जो छुपाई नहीं जा सकती थी, उस सच्चाई का जो आखिरकार बाहर आ ही गई थी। राजेश की कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो पहुंच नहीं रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, माँ, उसकी माँ। मैंने क्या किया? उसने खुद से कहा। मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया? उसे चिट्ठी की हर लाइन याद थी, हर शब्द, हर अल्फाज। मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी बेटा, बस तुम्हें देखना चाहती थी। बोझ? राजेश ने फुसफुसाया। माँ को लगा कि वो बोझ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था कि सड़क धुंधली दिख रही थी। एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी। राजेश ने स्टीयरिंग पर सिर टिका दिया और रोने लगा, जोर जोर से, बिना रोके। बगल की गाड़ी में बैठे लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिग्नल हरा हुआ, पीछे से हॉर्न बजे। राजेश ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर तेजी से चल पड़ा।
वृद्धाश्रम अभी 20 किलोमीटर दूर था। उसे पहुंचना था, जल्दी पहुंचना था। रास्ते में उसे बचपन की यादें आने लगी। वो छोटा था, बीमार पड़ा था, तेज बुखार। माँ रात भर जागी थी, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती रहीं, हर घंटे दवाई देती रहीं। बेटा, कुछ खा लो, माँ ने प्यार से कहा था। नहीं माँ, भूख नहीं है, छोटे राजेश ने कहा था। माँ ने अपने हाथ से खाना खिलाया था, धीरे धीरे, प्यार से। राजेश ने स्टीयरिंग को और कस के पकड़ा, आंसू बंद नहीं हो रहे थे। फिर एक और याद आई, उसकी पहली साइकिल। माँ ने बहुत मेहनत करके पैसे बचाए थे, सिलाई का काम किया था महीनों तक। माँ, ये साइकिल बहुत महंगी है, राजेश ने कहा था। तुझे चाहिए ना बेटा, बस इतना काफ़ी है, माँ ने मुस्कुराकर कहा था। राजेश ने तेजी से आंसू पोंछे, लेकिन फिर आ गए। उसे अपनी ग्रेजुएशन की याद आई। मंच पर जब उसने डिग्री ली थी तो भीड़ में माँ खड़ी थी, गर्व से मुस्कुरा रही थी। आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। बाद में जब फोटो खिंचवा रहे थे तो माँ ने कहा था, बेटा अब तू बड़ा हो गया, अब तू मेरी फिक्र करेगा ना? हमेशा माँ, राजेश ने वादा किया था। हमेशा, राजेश ने कार में बैठे बैठे फुसफुसाया। हमेशा, मैंने कहा था हमेशा। और आज? उसका गला भर आया, वो रोक नहीं पाया, गाड़ी को साइड में लगाया और रोने लगा, फूट फूट कर। मैं कितना बुरा बेटा हूं, उसने खुद से कहा, कितना बुरा। 10 मिनट तक वो वैसे ही बैठा रहा, रोता रहा, अपने आप को कोसता रहा। फिर उसे चिट्ठी की आखिरी लाइनें याद आईं, अब मैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, वादा। नहीं, राजेश ने जोर से चिल्लाया, माँ तुम परेशानी नहीं हो, तुम कभी परेशानी नहीं थी। उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की, अब और तेजी से चलाने लगा। 15 मिनट बाद वृद्धाश्रम दिखाई दिया, एक बड़ी सी इमारत, सफेद रंग की। गेट पर एक चौकीदार खड़ा था। राजेश ने तेजी से गाड़ी अंदर घुसाई। अरे भाई साहब धीरे, चौकीदार ने चिल्लाकर कहा, लेकिन राजेश ने सुना नहीं। वो सीधे मुख्य दरवाजे पर गया, गाड़ी से कूदा और अंदर भागा। रिसेप्शन पर एक महिला बैठी थी। श्रीमती कमला देवी, राजेश ने हांफते हुए कहा, मुझे उनसे मिलना है। महिला ने उसे देखा। आप कौन हैं? मैं उनका बेटा हूं, राजेश ने कहा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सूजा हुआ था। महिला ने कुछ देर उसे देखा, फिर रजिस्टर चेक किया। श्रीमती कमला देवी, उसने धीरे से कहा। वो तो अभी अभी आई हैं, कमरा नंबर 24, पहली मंजिल। राजेश बिना कुछ कहे सीढ़ियों की ओर भागा। 2-2 सीढ़ियां लांघता हुआ ऊपर गया। पहली मंजिल पर कई कमरे थे। उसने 24 नंबर ढूंढा, मिल गया। दरवाजा बंद था। राजेश ने धीरे से दस्तक दी। कौन है? अंदर से माँ की आवाज आई। राजेश का गला भर आया, वो कुछ बोल नहीं पाया। कौन है? माँ ने फिर पूछा। राजेश ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला नहीं था, शायद अंदर से बंद था। माँ, मैं हूँ, राजेश। अंदर से सन्नाटा। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला। माँ सामने खड़ी थी। उनके हाथ में आधा खुला बैग था, साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थीं। राजेश, माँ ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ कैसे? राजेश ने माँ को देखा। उनकी सूजी हुई आंखें, थका हुआ चेहरा, कमजोर कंधे, और वो टूट गया। राजेश वहीं दरवाजे पर माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, वो रोने लगा जोर जोर से। माँ सन्न रह गईं। उन्होंने राजेश को देखा, अपने बेटे को जो उनके पैरों पर गिरा रो रहा था। बेटा, ये क्या? उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की। नहीं माँ, राजेश ने कहा, पहले माफ कर दो प्लीज, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। राजेश, उठो बेटा, माँ ने उसका सिर उठाया। राजेश ने माँ की ओर देखा, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। माँ तुम बोझ नहीं हो, राजेश ने रोते हुए कहा। तुम कभी बोझ नहीं थी। मैं अंधा था, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की, मैंने तुम्हें दर्द दिया, माफ कर दो माँ, प्लीज। माँ की आंखें भी भर आईं। उन्होंने राजेश का चेहरा अपने हाथों में लिया। बेटा, माँ की आवाज कांप रही थी, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ माँ। घर, हमारे घर, जहाँ तुम्हारी जगह है, हमेशा रही है। माँ ने राजेश को सीने से लगा लिया और दोनों वहीं उस छोटे से कमरे के दरवाजे पर रोने लगे। माँ बेटा, दोनों टूटे हुए, दोनों बिखरे हुए, लेकिन अब वो फिर से जुड़ रहे थे। राजेश और माँ कुछ देर तक वैसे ही रहे, गले लगे हुए, रोते हुए, कोई शब्द नहीं।
बस आंसू और एक दूसरे की धड़कनें। कॉरिडोर में कुछ बुजुर्ग लोग खड़े होकर देख रहे थे। किसी की आंखें भी नम हो गई थी। उन्हें अपनी कहानी याद आ रही थी। आखिरकार माँ ने राजेश को अपने से अलग किया। बेटा अंदर आ, माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। राजेश अंदर आया। कमरा बहुत छोटा था। एक पुराना पलंग, एक अलमारी, एक खिड़की जिससे बाहर का नजारा दिखता था। बस इतना ही। राजेश ने चारों ओर देखा। उसका दिल फिर से बैठ गया। माँ, तुम यहां इस छोटे से कमरे में? उसका गला भर आया। बेटा ये ठीक है, माँ ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। कम से कम अपना तो है। राजेश ने माँ की ओर देखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखों में दर्द था, वही दर्द जो हमेशा से था। माँ, राजेश पलंग पर बैठ गया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। माँ भी बगल में बैठ गई। पूछो बेटा। तुम यहां आई कब? राजेश ने पूछा। माँ ने गहरी सांस ली। 2 साल हो गए बेटा। 2 साल? राजेश ने फुसफुसाया। और इन 2 सालों में मैं तुमसे कितनी बार मिला? माँ चुप रही। कितनी बार माँ? राजेश ने फिर पूछा। बेटा तुम व्यस्त थे। नहीं माँ, सच बताओ, कितनी बार? माँ ने नीचे देखा। 4 बार बेटा। 2 सालों में 4 बार। राजेश ने अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। 4 बार? सिर्फ 4 बार? लेकिन तुम हर महीने पैसे भेजते थे, मुझे कोई कमी नहीं थी। कमी नहीं थी? राजेश ने माँ की ओर देखा। माँ, तुम्हें पैसों की नहीं, मेरी जरूरत थी, मेरे वक्त की, मेरे प्यार की। माँ की आंखें फिर भर आईं। और मैंने तुम्हें क्या दिया? राजेश ने खुद से पूछा। सिर्फ अकेलापन? सिर्फ दर्द? नहीं बेटा, माँ ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया। तुमने मुझे एक अच्छा जीवन दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, तब मैं कहाँ था? राजेश ने पूछा। जब तुम रात को अकेली रोती होंगी, तब मैं कहाँ था? माँ चुप रही, क्योंकि उन्हें जवाब पता था। राजेश ने लिफाफा निकाला, वही पैसों वाला लिफाफा। माँ, ये क्या है? उसने पूछा। बेटा वो, माँ ने कहना शुरू किया। 30,000 रुपए, राजेश ने बीच में कहा। तुम्हारी पूरी बचत, तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब मुझे दे गई। बेटा तेरा लोन, राजेश ने कहा। लोन की फिक्र तुम्हें थी? राजेश का गला भराया। मैंने तुम्हें क्या दिया माँ? एक ठंडा घर, एक बोझ का एहसास और अकेलापन? नहीं बेटा, माँ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुमने मुझे सबसे कीमती चीज दी। तुम मुझे मिले, मेरा बेटा, मेरी दुनिया। राजेश फूट फूट के रोने लगा। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। माँ, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ, राजेश ने रोते हुए कहा। घर, हमारे घर, जहां तुम्हारी जगह है। माँ ने पीछे हटकर राजेश को देखा। लेकिन बेटा, प्रिया, वो, प्रिया से मैं बात करूंगा, राजेश ने दृढ़ता से कहा। लेकिन अब तुम वहां रहोगी, अपने घर में, अपने बेटे के साथ, अपने पोते के साथ। बेटा, मैं किसी के बीच में नहीं आना चाहती। तुम बीच में नहीं आओगी माँ, राजेश ने उनके हाथ पकड़े। तुम केंद्र में रहोगी, जहां तुम्हें हमेशा से रहना चाहिए था। माँ की आंखों में संदेह था, डर था। राजेश ने उनके हाथ चूमे। माँ, मैं वादा करता हूं, अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई अकेलापन नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और आर्यन? माँ ने पूछा। राजेश मुस्कुराया, पहली बार। आर्यन तुम्हारा इंतजार कर रहा है माँ। वो बहुत रोया, उसने कहा कि दादी को वापस लाओ। माँ की आंखों में चमक आई। सच? बिल्कुल सच, राजेश ने कहा। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है माँ, और मैं भी। माँ ने राजेश को गले लगा लिया। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी बेटा, बस इतना ही। और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ माँ, अब से, हमेशा। दोनों कुछ देर तक वैसे ही बैठे रहे, माँ बेटा, फिर से एक साथ। चलो माँ, राजेश उठा। घर चलते हैं, माँ ने हिचकिचाते हुए कहा। बेटा, मेरा सामान? वो बाद में ले लेंगे, राजेश ने कहा। पहले घर चलते हैं, हमारे घर। 1 घंटे बाद कार घर के सामने रुकी। राजेश ने दरवाज़ा खोला और माँ को सहारा देते हुए अंदर ले गया। आर्यन दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। माँ को देखते ही वो दौड़ कर आया।
दादी, उसने उन्हें गले लगा लिया। माँ ने उसे सीने से लगाया। मेरा बच्चा। प्रिया एक तरफ खड़ी थी, सिर नीचे। राजेश ने उसकी ओर देखा। प्रिया, माँ अब यहीं रहेंगी, हमारे साथ, मास्टर बेडरूम में। प्रिया ने सिर उठाया। लेकिन। कोई लेकिन नहीं, राजेश ने सख्ती से कहा। ये मेरा फैसला है, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो। नहीं, प्रिया ने तुरंत कहा। उसकी आंखें नम थीं। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। माँ ने प्रिया की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। सब माफ़ है बेटा। प्रिया ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ ने उसका सिर उठाया। गलतियाँ हो जाती हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। राजेश ने सबको देखा, अपनी माँ को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को। अब से ये घर पूरा है, क्योंकि इसमें माँ है, और माँ के बिना घर घर नहीं होता। आर्यन खुशी से उछल पड़ा। दादी, अब आप हमेशा यहीं रहेंगी ना? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, हमेशा। रात को खाने की टेबल पर सब बैठे थे, माँ, राजेश, प्रिया और आर्यन, साथ में, एक परिवार की तरह। माँ ने सबको खाना परोसा, प्यार से, जैसे माएँ करती हैं। माँ, तुम भी बैठो, राजेश ने कहा। माँ बैठ गईं, सबके बीच में, अपनी जगह पर। खाना खामोशी में नहीं, बल्कि बातों के साथ खाया गया, हंसी के साथ, प्यार के साथ। आर्यन ने स्कूल की बातें बताईं, राजेश ने ऑफिस के किस्से सुनाए, प्रिया ने माँ से खाना बनाने की रेसिपी पूछी, और माँ बस मुस्कुराती रही, खुश, संतुष्ट। रात को जब सब सोने गए तो राजेश माँ के कमरे में आया। माँ, सब ठीक है ना? उसने पूछा। बिल्कुल ठीक है बेटा, बल्कि पहली बार बहुत दिनों बाद सब सही लग रहा है। राजेश माँ के पास बैठ गया। माँ, मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझे पता है बेटा। और माँ, राजेश ने कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं फिर से वही गलती कर रहा हूं तो मुझे टोकना, प्लीज। माँ मुस्कुराई। ठीक है बेटा। राजेश उठा, दरवाजे पर जाते जाते रुका। माँ, आई लव यू। माँ की आंखें भर आईं, खुशी के आंसुओं से। आई लव यू टू बेटा, बहुत ज्यादा। राजेश चला गया। माँ अपने बिस्तर पर लेट गईं। उन्होंने छत को देखा, लेकिन आज वो छत अलग थी। ये अपने घर की छत थी, अपने परिवार की छत। माँ ने आंखें बंद की और पहली बार बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोई, क्योंकि आज वो घर थीं, अपने घर, जहाँ उनका दिल था, जहाँ उनका बेटा था, जहाँ उनका परिवार था, और जहाँ अब उनकी जगह थी, हमेशा के लिए। कभी कभी हम अपने सबसे करीबी लोगों को खो देते हैं, ना दूरी से, ना मौत से, बल्कि अपनी उपेक्षा से, अपनी व्यस्तता से, अपनी गलत प्राथमिकताओं से। माँ बाप ने हमें पाला, बड़ा किया, अपनी खुशियाँ हमारे लिए कुर्बान की, और जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं। ये कहानी एक याद दिलाती है, वक्त रहते अपनों की कद्र करो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। अपने माता पिता को वक्त दो, प्यार दो, सम्मान दो, क्योंकि वो सिर्फ पैसों से नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से खुश होते हैं। घर वहाँ है जहाँ माँ है। सेवा ही पूजा है। माँ बाप की सेवा ही सच्ची पूजा है।